साथियों नमस्कार। जतन इन होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। पिछले दिनों आयोजित राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हमारे वीडियोस में से हूबहू अनेकानेक प्रश्न आपको मिले होंगे। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि आपका प्रश्न पत्र काफी अच्छा हुआ होगा। समय की व्यस्तता के चलते काफी दिनों से मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम पुनः राजस्थान की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाने वाला अति महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान का 1857 के संग्राम में योगदान पर चर्चा करेंगे। मित्रों, इसी बिंदु के साथ यदि आप भारत की 1857 की क्रांति वाला हमारा पूर्व का वीडियो देखेंगे तो आपको और ज्यादा लाभ होगा। इससे आप दोनों वीडियो के आपसी जुड़ाव को समझ पाएंगे। अगर आपको 1857 की क्रांति वाला हमारा पूर्व का वीडियो देखना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दाईं ओर आने वाले आई बटन में और अभी चल रहे वीडियो के अंत में भी मिलेगा। तो आइए प्यारे दोस्तों, बिना समय गवाएं चलते हैं आज के बिंदु पर, राजस्थान और 1857 की क्रांति। मित्रों, इस बिंदु को पढ़ने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि जानना अति आवश्यक है। आपको भली भांति पता है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर दो साम्राज्यों का नाम प्रमुखता से हमें मिलता है। पहला है तुर्क साम्राज्य और दूसरा है मुगल साम्राज्य। चूंकि तुर्क साम्राज्य के पतन के पश्चात ही भारत में बाबर के द्वारा 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इस मुगल साम्राज्य के शुरुआती शासकों में औरंगजेब तक हमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, सुदृढ़ता पूरे भारत में देखने को मिलती है। किंतु 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हमें मुगल साम्राज्य में पतनोन्मुखी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। इसके पश्चात भी भारत में आंशिक रूप से मुगल साम्राज्य लगभग 1857 तक हमें देखने को मिलता है। मित्रों, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात एक बारगी उत्पन्न रिक्तता को मराठों ने भरने का प्रयास किया। मराठों ने हिंदू पद पातशाही के आदर्श को अपनाते हुए पूरे भारतवर्ष में मराठा साम्राज्य की पताका फहरानी चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने दक्षिण के साथ साथ राजस्थान में भी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की और इसी कड़ी में अप्रैल 1734 ईस्वी में हमें राजपूत राजाओं के मराठों से संबंध बनाने के संकेत मिलते हैं। क्या हुआ 1734 में? बूंदी का एक पदच्युत अर्थात हटाए हुआ शासक था बुद्ध सिंह। इन्होंने मराठों की सहायता से दलेल सिंह नाम के व्यक्ति को गद्दी से हटा दिया और यही वो अवसर था जिसमें पहली बार राजस्थान का कोई शासक मराठों को अपने राज्य में हस्तक्षेप का मौका देता है। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है और 1734 से ही मराठों का राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप हमें देखने को मिलता है। शीघ्र ही मराठों के आतंक और हस्तक्षेप से राजपूत राजा तंग आ जाते हैं, क्योंकि मराठे न केवल राजाओं को अपितु सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे, परेशान करने लगे और इसीलिए जल्दी ही विभिन्न राजस्थान के राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। इन सभी मराठों के आतंक से और हस्तक्षेप से तंग आकर राजपूत राजाओं ने 17 जुलाई 1734 को, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखेंगे इसको, फूरडा जो कि मेवाड़ में है, यहां पर एक सम्मेलन किया और एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय एक दूसरे का सहयोग देने का वादा किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी और अगर थत्ते की बात करें इस सम्मेलन की तो जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बखत सिंह, बूंदी के दलेल सिंह इत्यादि शासकों ने इस सम्मेलन में अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी। यही नहीं, इसी हूडा सम्मेलन में यह तय हुआ कि सभी राजपूत राजा रामपुरा में एकत्रित होकर मराठों के विरुद्ध संगठित कार्रवाई करेंगे। किंतु आपसी वैमनस्य और समन्वय के अभाव ने हूडा सम्मेलन को निष्फल सिद्ध कर दिया। हालांकि 1787 में तुंगा दौसा में है, यहां पर राजपूतों ने महादजी सिंधिया
मराठों की एक शाखा थी सिंधिया परिवार, उस सिंधिया परिवार को परास्त कर दिया। इस युद्ध में जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के महाराणा विजय सिंह ने मिलकर महादजी सिंधिया को तुंगा के युद्ध में पराजित किया। काफी महत्वपूर्ण युद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तुंगा का युद्ध किसके बीच में हुआ और कब हुआ। लेकिन कालांतर में आपसी एकता के अभाव ने राजपूतों को मराठों पर अंतिम विजय नहीं प्राप्त करने दी और इसीलिए राजस्थान के शासकों ने मजबूरी वश अंग्रेजों से मदद मांगना प्रारंभ कर दिया। मित्रों, सिंधिया की जब बात आई तो सिंधिया ग्वालियर के थे। इसी प्रकार मराठों में अन्य शाखाएं कुछ इस प्रकार थी, जैसे पूना के पेशवा, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर। ये सभी जो पांचों शाखाएं थी मिलकर मराठा संघ का निर्माण करती थी। आप इन्हें याद रखें, कई बार परीक्षाओं में इनको सुमेलित करवा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों से मदद मांगने की पहली कड़ी हम जयपुर के महाराज पृथ्वी सिंह को देखते हैं। इन्होंने 1776 में अंग्रेजों से अपने प्रतिनिधि के माध्यम से मैत्री का प्रयास किया था और इसी कड़ी में नवंबर 1803 में लॉर्ड लेक ने लसवाड़ी के युद्ध में सिंधिया को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। याद रखने योग्य तथ्य है, नवंबर 1803 लॉर्ड लेक और लसवाड़ी का युद्ध। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नवंबर 1817 में होलकर, जो कि इंदौर के थे, मराठों की एक शाखा थी, उससे संधि का प्रयास किया और ताकि उसे राजपूतों से मित्रता अर्थात संधि करने का अधिकार प्राप्त हो जावे। साथियों, जब लॉर्ड हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर जनरल बनकर आता है तो वह पूरे भारत में कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था और इसी कड़ी में उसको राजपूत एक मुख्य बाधा के रूप में दिख रहे थे। दूसरी ओर राजपूतों से मित्रता तभी संभव हो सकती थी जब वो इंदौर के होलकर अर्थात मराठों से संधि करके एक अधिकार प्राप्त कर ले ताकि राजस्थान में उसका प्रवेश संभव हो सके। और इसी कड़ी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सबसे पहले करौली के साथ संधि की। यहाँ के शासक हरबख्श पाल सिंह ने नवंबर 1817 में सर्वप्रथम संधि की। कई बार परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि सबसे अंत में 1823 में सिरोही के शिव सिंह ने अंग्रेजों से संधि की। यह तथ्य हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और इन संधियों का परिणाम कुछ इस प्रकार निकला कि राजस्थान के देसी राज्यों ने अंग्रेजी कंपनी के साथ संधियां जो कि 1818 में की गई थी, उनसे मराठों के द्वारा उत्पन्न अराजकता को समाप्त कर दिया, किंतु राज्य की बाह्य सुरक्षा के बारे में वे निश्चिंत हो गए। कंपनी के साथ की गई इन संधियों के दुष्परिणाम भी आए और इन्हीं दुष्परिणामों ने 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि बनाई। मित्रों, यहीं पर मैं स्पष्ट कर दूं कि 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कुल 20 रियासतें थी और इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध में 1821 में कोटा के महाराजा के विरुद्ध जालिम सिंह की सहायता की, जो कि अंग्रेजों का समर्थक था। 1823 में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन कोब ने समस्त शासन प्रबंध कोटा का अपने हाथ में ले लिया और महाराणा को खर्चे के लिए 1000 रुपए दैनिक निश्चित कर दिया। राज्यों के उत्तराधिकार मामलों में हस्तक्षेप का उदाहरण हमें कुछ इस प्रकार मिलता है। 1826 में अलवर राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके बलवंत सिंह और बन्ने सिंह के मध्य अलवर राज्य के 2 टुकड़े करवा दिए। यही नहीं, भरतपुर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी 1826 में लोहागढ़ दुर्ग को घेर कर वहां पर बलवंत सिंह को गद्दी पर बिठाया और एक पॉलिटिकल एजेंट के अधीन एक काउंसिलिंग की नियुक्ति कर दी, जो कि प्रशासन का संचालन करने लगी। अंग्रेजों ने अपने समर्थक उम्मीदवारों को उत्तराधिकारी बनाकर राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। साथियों, आपको भली भांति पता है कि 1818 की संधियों के अंतर्गत यह तय किया गया था कि रियासती शासक अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार जरूर करेंगे, किंतु अंग्रेज उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। रियासती राजाओं का वंशानुगत जो अधिकार है वो यथावत रखा जाएगा। जो पॉलिटिकल एजेंट रियासत में रखना तय हुआ था वो
राज्य की राजनीति में, प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। किंतु इन उदाहरणों से आपको यह भली भांति पता लग रहा होगा कि अंग्रेज मूल रूप से इन संधियों के माध्यम से राजस्थान की राजनीति और प्रशासन को हथियाना चाहते थे। 1835 में जयपुर में शासन संचालन के लिए पॉलिटिकल एजेंट के निर्देशन में सरदारों की समिति गठित की गई। इसी प्रकार जयपुर की राजमाता भटियानी, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है परीक्षा में कि जयपुर की राजमाता कौन थी, तो वो है भटियानी। इनको अंग्रेजों के द्वारा पद से हटाने के प्रयास पर वहां के लोगों ने कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। जोधपुर में शांति व्यवस्था स्थापित करने के नाम पर 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है और इसका केंद्र अंग्रेजों ने एरिनपुरा रखा। 1835 जोधपुर लीजियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे 1841 मेवाड़ भील कोर की स्थापना, ये भी हमारे लिए याद रखने योग्य तथ्य है। मेवाड़ राज्य के खर्चे पर ही इसकी स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त 1822 में मेरवाड़ा बटालियन, 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना करके इनका खर्चा संबंधित राज्यों से वसूला जाने लगा। मित्रों, क्रांति का सूत्रपात पढ़ने से पहले हम राजस्थान में क्रांति के समय किन राजाओं की सत्ता थी और उनके समय में कौन कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे, इनकी एक सारणी बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इनमें से कई बार प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आप इसे याद रखें। जैसे पहली है कोटा रियासत। कोटा रियासत में राम सिंह शासक हुआ करते थे 1857 की क्रांति के समय और मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट थे। यह कोटा रियासत और इनके पॉलिटिकल एजेंट और शासक दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुर रियासत के शासक हमें तख्त सिंह मिलते हैं और मेक मेसन यहां पर एजेंट मिलते हैं। उदयपुर रियासत के स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय शासक थे और मेजर शोवर्स यहां पर पॉलिटिकल एजेंट थे। जयपुर रियासत में राम सिंह द्वितीय का शासन था, जबकि ईडन यहां पर एजेंट थे। सिरोही रियासत में शिव सिंह यहां पर राजा थे और जेडी हॉल ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे। भरतपुर में जसवंत सिंह का राज था और मॉरिसन यहां पर एजेंट थे, जबकि बीकानेर में सरदार सिंह शासक थे। इसी प्रकार करौली में मदनपाल का शासन था, जबकि टोंक में नवाब वजीरुद्दौला का शासन था। यही वो रियासत थी जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी राजस्थान की। इस सारणी को आप हूबहू याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं क्रांति का सूत्रपात और विस्तार। मित्रों, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजपूताना में 6 सैनिक छावनियां थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम हमें याद रखना है। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। ये 6 सैनिक छावनियां हमारे लिए याद रखने योग्य हैं, बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती हैं। इन 6 सैनिक छावनियों में 5000 सैनिक थे और सभी भारतीय थे। यहां पर किसी भी प्रकार के अंग्रेज सैनिकों की नियुक्ति नहीं की गई थी। मेरठ में हुए विद्रोह की सूचना राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को प्राप्त हुई और लॉरेंस जो हैं वो इस विद्रोह के समय माउंट आबू में थे। तो ये तथ्य हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और एजीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। कब मिली? 19 मई 1857 को। और वो उस टाइम कहां थे? माउंट आबू में। एजीजी के सामने उस समय अजमेर की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अजमेर में भारी मात्रा में गोला बारूद था और यहां पर राजकीय शस्त्रागार भी था, सरकारी खजाना भी यहीं पर था। अजमेर स्थित भारतीय सैनिकों की 2 कंपनियां हाल ही में मेरठ से आई थी और इन टुकड़ियों को देखकर एजीजी ने यह सोचा कि यही मेरठ की विद्रोह की भावना भी यहां पर लेकर आई है। अतः इस इन्फेंट्री को, जो कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, नसीराबाद भेज दिया गया और ब्यावर से 2 मेर रेजिमेंट बुला ली गई और इसके पश्चात उसने डीसा, जो गुजरात में है, वहां से भी एक यूरोपीय सेना भेजने का पत्र लिखा। मित्रों, एजीजी की इसी भावना ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों में
असंतोष पनपा दिया। सर्वप्रथम राजस्थान में नसीराबाद में क्रांति होती है और यहां पर 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के द्वारा क्रांति का बिगुल बजा दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम याद रखेंगे। ज्ञातव्य है कि नसीराबाद में पहले से ही 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी मौजूद थी। आपको पूछा जाए कि नसीराबाद में कौन कौन सी 2 टुकड़ियां थी सेना की, तो 15वीं और 30वीं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई। इसके क्या क्या कारण थे? तो पहला कारण है एजीजी ने 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद अविश्वास के कारण भेजा था और इसी अविश्वास ने उन सैनिकों में असंतोष की लहर पैदा की। दूसरा महत्वपूर्ण है कि नसीराबाद छावनी की रक्षार्थ फर्स्ट बंबई लांसर्स के उन सैनिकों को लगा दिया गया जो कि वफादार समझे जाते थे और साथ ही तोपों को भी तैयार कर दिया गया। और इन सब से क्या हुआ कि 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में यह भावना फैली कि हमारे ऊपर अविश्वास किया जा रहा है। बंगाल और दिल्ली से छदमदारी साधुओं ने भी चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रसारित किया और इन सबसे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों ने यह सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते हैं। इन सभी मिले जुले कारणों से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने 28 मई 1857 को तोपखाने पर अधिकार कर लिया और मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, जो कि वहां पर अंग्रेज अधिकारी थे नसीराबाद में, उनकी हत्या कर दी। छावनी को लूटने के बाद विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और सैनिकों ने 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर अंग्रेज पलटन को पराजित किया। राजस्थान में दूसरा जो केंद्र था क्रांति का वो था नीमच जैसे ही विद्रोह की सूचना 3 जून 1857 को पहुंचती है तो यहां पर स्थित भारतीय सैनिकों ने भी विद्रोह किया। ये सैनिक शाहपुरा, देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। कैप्टन शावर्स, जो कि हमने अभी सारणी में देखा था कि उदयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, इन्होंने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की सेनाओं की सहायता लेकर 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। अगला जो क्रांति का केंद्र था वो था एरिनपुरा और आउवा। 1835 में हमने देखा था अभी कि जोधपुर लीजियन का अंग्रेजों के द्वारा गठन किया गया था और एरिनपुरा उसका केंद्र रखा गया था। मित्रों, 21 अगस्त 1857 को इन्हीं जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और आबू में अंग्रेज सैनिकों पर हमला करके वो एरिनपुरा आ गए। यहां पर स्थित छावनी को उन्होंने लूट लिया। जोधपुर लीजियन के शेष सैनिकों को अपनी ओर मिलाते हुए उन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यह 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण नारा था। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्हों की बात हमने हमारे वीडियो में भी की है, चपाती और लाल कमल। एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों की भेंट खेरवा नामक स्थान पर आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से हुई। कुशाल सिंह, जो कि अंग्रेजों और जोधपुर के तत्कालीन महाराजा तख्त सिंह से नाराज थे, इन विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व स्वीकार करते हैं और कुशाल सिंह चंपावत के आह्वान पर आसपास के जो भी सामंत थे, जैसे आसोप, गूलर, खेजड़ली इत्यादि ने अपनी सेना के साथ कुशाल सिंह का सहयोग किया। वहीं मेवाड़ के सलूम्बर, रूपनगर और लसानी के सामंतों ने अपनी सेना भेजकर सहायता की। यही कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया। कहां पर? बिठोड़ा में। बिठोड़ा कहां है? पाली में है। और 8 सितंबर 1857 को यह युद्ध संपन्न हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ऐसा का ऐसा याद रखना है। एक तरफ कुशाल सिंह और क्रांतिकारी, दूसरी तरफ जोधपुर के महाराजा की सेना जिसका नेतृत्व सिंघवी कुशल राज कर रहे थे। कहां पर हुआ? बिठोड़ा, जो कि पाली में है। 8 सितंबर 1857 को यह युद्ध हुआ। इस पराजय की खबर सुनकर एजीजी लॉरेंस स्वयं एक सेना लेकर आउवा पहुंचते हैं और 18 सितंबर 1857 को ठीक 10 दिन बाद चेलावास, जो कि पाली में ही है, विद्रोहियों से युद्ध लड़ते हैं और
पराजय को प्राप्त करते हैं। इस संघर्ष के दौरान जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन क्रांतिकारियों के हाथों मारा जाता है और उसका सिर आउवा के किले के द्वार पर विद्रोहियों के द्वारा लटका दिया जाता है। अक्टूबर 1857 में जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं और इन दोनों युद्धों में हार के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सेना ब्रिगेडियर होम्स के अधीन 20 जनवरी 1858 को आउवा के किले पर आक्रमण करती है। तो होम्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना आउवा को जीतती है 20 जनवरी 1858 को। कुशाल सिंह सलूम्बर के किले में शरण लेते हैं। इसके बाद ठाकुर पृथ्वी सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व स्वीकार करके अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु किलेदार को रिश्वत देकर अंग्रेज किले में प्रवेश करते हैं और यहां पर ताबड़तोड़ अत्याचार करते हैं। आउवा की महाकाली की मूर्ति जो कि सुगाली माता के नाम से प्रसिद्ध है, उसको भी उठाकर अजमेर ले आते हैं। यहां पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि आउवा की महाकाली की मूर्ति कौन सी थी? सुगाली माता। और 1857 की क्रांति की देवी भी इसे ही माना जाता है। एक बार परीक्षा में प्रश्न सुगाली माता को लेकर पूछ लिया गया है, आप इसे विशेष रूप से याद रखें। अगला महत्वपूर्ण केंद्र है कोटा। कोटा में राजकीय सेना और आम जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। कोटा अपनी जनक्रांति को लेकर प्रसिद्ध इस दौर में रहा। 14 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन, जो कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, उसने महाराजा राम सिंह को भेंट करके अंग्रेज विरोधी अधिकारियों जैसे जयदयाल, रतनलाल, जियालाल इत्यादि को दंडित करने का सुझाव दिया। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना ने रेजिडेंसी को घेरकर मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की और एक डॉक्टर की हत्या कर दी। मेजर बर्टन का सिर पूरे शहर में घुमाया गया और इस विद्रोही सेना का नेतृत्व रिसालदार, मेहराब और लाला जयदयाल कर रहे थे। इसी लाला जयदयाल को लेकर पिछली कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो मित्रों, हमने यथासंभव सारे ही फैक्ट्स अपने इस वीडियो में संकलित किए हैं। मूल रूप से पेपर सेटर का प्रश्न जुटाने का आधार राजस्थान बोर्ड की किताबें रहती हैं और राजस्थान बोर्ड की किताबों के समस्त तथ्य जो कि परीक्षा उपयोगी हैं वो हमने इस वीडियो में संकलित किए हैं। तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में इस बिंदु से प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो हमारे इस वीडियो में से आपको जरूर मिलेंगे। तो आप बस इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा दोहराते रहें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें ताकि सभी का लाभ हो। आगे बढ़ते हैं। लाला जयदयाल और मेहराब खां ने समस्त कोटा का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। 6 महीने तक कोटा का प्रशासन विद्रोहियों के हाथ में रहता है। आगे जाकर जनवरी 1858 में करौली के शासक ने कोटा के महाराव की सहायता की और क्रांतिकारियों को गढ़ से खदेड़ा। 22 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में एक सेना कोटा शहर को विद्रोहियों से मुक्त करवाती है। तो हमें यह याद रखना है कि रॉबर्ट्स ने कोटा में क्रांति का दमन किया था। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज अगर देखें तो टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेज समर्थक था, लेकिन टोंक की जनता और सेना की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। यहां पर हमें नवाब के मामा मीर आलम खान का नाम महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है, क्योंकि ये आलम खान विद्रोहियों का साथ देते हैं। धौलपुर की बात करें तो भगवंत सिंह भी अंग्रेजों का पक्षधर था। धौलपुर में अक्टूबर 1857 में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी सैनिक प्रवेश करते हैं और रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश भागों पर अधिकार करते हुए आगरा पर आक्रमण करते हैं। क्रांतिकारियों ने 2 महीने तक इस राज्य पर अपना अधिकार बनाए रखा। दिसंबर 1857 में पटियाला की सेना की सहायता से धौलपुर से क्रांतिकारियों को भगाने में सफलता प्राप्त अंग्रेजों और धौलपुर के महाराजा को प्राप्त हुई। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर पॉलिटिकल एजेंट यहां पर शासन करते थे और भरतपुर की सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजी गई, किंतु भरतपुर की मेव और गुर्जर जनता ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। करौली के शासक मदनपाल ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। महाराव ने अपनी सेना अंग्रेजों को सौंप दी और अभी अभी हमने पढ़ा भी कोटा महाराव की सहायता के लिए सेना भी मदनपाल ने भेजी थी। अलवर की बात करें तो दीवान फैजुल्ला खां की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी। महाराजा बन्ने सिंह ने अंग्रेजों की सहायता आगरा सेना भेजी और अलवर राज्य की गुर्जर जनता की सहानुभूति भी क्रांतिकारियों के साथ थी। तो इन सभी छोटे छोटे जो राज्य थे इनमें
क्रांति की गूंज हमें जनता में और सेना में देखने को मिलती है, किंतु यहाँ के जो शासक थे, राजा थे, दीवान थे, उनकी सहानुभूति हमें अंग्रेजों के साथ भली भांति देखने को मिलती है। बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह राजस्थान का अकेला ऐसा शासक था जो कि सेना लेकर विद्रोहियों को दबाने के लिए राज्य से बाहर भी जाता है। इस महाराजा ने पंजाब में विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। महाराजा ने अंग्रेजों को शरण भी दी और सुरक्षा भी दी। बीकानेर का महाराजा सरदार सिंह हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहां एकमात्र केवल शब्द आ जाते हैं वो परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न हो जाते हैं। तो सरदार सिंह बीकानेर, राजस्थान का अकेला शासक, राज्य से बाहर जाता है, पंजाब में विद्रोह को दबाता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसी के अलावा मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने भी अपनी सेना विद्रोहियों को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायतार्थ भेजी। सलूम्बर और कोठारिया का योगदान विशेष रूप से राजस्थान बोर्ड की किताबों में दिया हुआ है और इसीलिए हमने हमारे वीडियो में भी इसको विशेष जगह दी है। मेवाड़ के सलूम्बर और कोठारिया के सामंतों ने भी क्रांतिकारियों को सहयोग दिया। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह। इन्होंने निकट के जागीरदारों से सहयोग लेकर आउवा के ठाकुर की सहायता की और आउवा के ठाकुर हमने अभी अभी पढ़ा है कुशाल सिंह चंपावत, जिनका नाम है, उनकी सहायता की है। वहीं कोठारिया के रावत जोत सिंह ने भी कुशाल सिंह की विपरीत परिस्थितियों में सहायता की। इन दोनों ही सामंतों ने कुशाल सिंह और तात्या टोपे की सहायता की है। कौन है तात्या टोपे? महत्वपूर्ण है, देखते हैं राजस्थान और तात्या टोपे का संबंध। तात्या टोपे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति का ग्वालियर में नेतृत्व किया था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। मूल रूप से महाराष्ट्र के होने के बावजूद वे कालांतर में उत्तर प्रदेश में बस गए और बाद में वे नाना साहब के सेनापति बन गए। नाना साहब जिनका नाम हमें धोंदू पंत भी मिलता है। तो मित्रों, ग्वालियर में क्रांति के पतन के पश्चात तात्या टोपे 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ होते हुए भीलवाड़ा पहुंचते हैं और यहां पर 11 दिसंबर 1857 को राजस्थान में बांसवाड़ा पर तात्या टोपे अधिकार करते हैं और महारावल लक्ष्मण सिंह राजधानी छोड़कर तात्या टोपे के डर से भाग गए। यहां पर राज्य के सरदारों ने विद्रोहियों का साथ और तात्या टोपे का साथ दिया था। हमें भली भांति मालूम है कि बांसवाड़ा का शासक महारावल लक्ष्मण सिंह विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सहयोगी बना रहा था। 1858 के प्रारंभ में तात्या टोपे के टोंक पहुंचने पर जनता ने तात्या को सहयोग दिया। यहां का जागीरदार नासिर मोहम्मद खान ने भी तात्या की सहायता की। इसके अलावा जयपुर, बूंदी, झालावाड़ में भी उन्हें भलीभांति सहयोग मिला। 31 जनवरी 1859 को वेरी इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए, सीकर में कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को तात्या टोपे पराजित करते हैं। अंग्रेजी सेना से तात्या टोपे अंतिम रूप से युद्ध करते हैं। इसके बाद वे नरवर, जो कि सीकर में ही हैं, यहाँ के सामंत और अपने मित्र मान सिंह के पास जाते हैं और यहीं पर ये मान सिंह उनके साथ विश्वासघात करता है और 7 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों के द्वारा तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है। 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण है नरवर के सामंत मान सिंह, जिनके विश्वासघात के कारण अंग्रेजों के द्वारा तात्या टोपे पकड़े जाते हैं। राजपुताने में नसीराबाद, कोटा, एरिनपुरा, आउवा और देवली सैनिक विद्रोह और क्रांति के प्रमुख केंद्र थे और यहां पर भी कोटा सर्वाधिक प्रभावित स्थान रहा। और कोटा की क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि यहां पर जो राज्य के अधिकारी थे वो भी क्रांतिकारियों के साथ थे। जन समर्थन उन्हें भलीभांति प्राप्त था। जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी सैनिकों ने आउवा के ठाकुर के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट हीथकोट को हराया था। ये कुछ छोटे मोटे तथ्य हैं जो कि 1857 की क्रांति से संबंधित है। इन चारों पॉइंटों में आपको विशेष रूप से याद नहीं रखना है। कोटा, टोंक, बांसवाड़ा और भरतपुर, इन राज्यों पर कुछ समय तक विद्रोहियों का अधिकार रहा और यहां पर जनता ने भी उन्हें समर्थन प्रदान किया। राजस्थान की जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का खुला प्रदर्शन किया। उदयपुर के कप्तान शॉवर्स, इनको भला बुरा कहा गया, जबकि जोधपुर में कप्तान सदरलैंड के स्मारक पर पत्थर बरसाए गए।
फिर भी 1857 की क्रांति राजस्थान में असफल हुई, क्योंकि यहां पर विद्रोहियों में किसी सर्वमान्य नेतृत्व का नहीं होना, आपसी समन्वय और रणनीति का अभाव, शासकों का आपसी असहयोग और साधनों और शस्त्रों की कमी के कारण यह क्रांति असफल रही। मित्रों, 1857 की क्रांति का अंत सर्वप्रथम दिल्ली में हुआ, जहां पर 21 सितंबर 1857 को मुगल बादशाह को परिवार सहित बंदी बना लिया गया। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह को कुचल दिया गया और नवंबर 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। जून 1858 तक अधिकांश भागों पर अंग्रेजों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया, किंतु तात्या टोपे ने, हम देखते हैं ऊपर के तथ्यों में, कि अपना संघर्ष जारी रखा। यह स्मरण रहे कि तात्या टोपे ने राजस्थान के सामंतों और जनसाधारण में उत्तेजना का संचार किया, किंतु राजपूताना के सहयोग के अभाव में उन्हें स्थान स्थान पर भटकना पड़ा और अंत में उन्हें पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्रांति के दमन के पश्चात कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां को सरेआम फांसी दे दी गई। अंग्रेजों द्वारा गठित जांच आयोग ने भी मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या के संबंध में महाराव राम सिंह द्वितीय को निरपराध किंतु उत्तरदायी घोषित किया। अगला तथ्य है, आउवा के ठाकुर ने नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया 8 अगस्त 1860 के आसपास, और उन पर कालांतर में मुकदमा चलाया गया, किंतु उन्हें बरी कर दिया गया। क्रांति के परिणामों की बात करें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें हम विश्लेषणात्मक बिंदुओं को देख सकते हैं। यद्यपि ये बिंदु डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव परीक्षा की दृष्टि से इतने उपयोगी नहीं है, किंतु फिर भी कई बार प्रश्नों की जटिलता में इनको हूबहू डाल दिया जाता है। तो हम शीघ्रता से इन बिंदुओं को देखते हैं। क्रांति के पश्चात यहाँ के नरेशों को ब्रिटिश सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया, क्योंकि हमने पूरे वीडियो में देखा कि अधिकांश राजपूताना के शासक अंग्रेजों के लिए उपयोगी साबित हुए थे। इन्हीं शासकों को संतुष्ट करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने गोद निषेध का सिद्धांत समाप्त कर दिया। राजकुमारों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रबंध किया जाने लगा, अर्थात राजपूती राजाओं को खुश रखने का काम इस क्रांति के पश्चात अंग्रेजी सरकार ने किया। अब सभी राज्य कंपनी शासन के स्थान पर ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए और साम्राज्ञी विक्टोरिया की ओर से जो घोषणा की गई थी 1858 में, उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि सभी देशी राज्यों का अस्तित्व ऐसा का ऐसा बना रहेगा। इस क्रांति के पश्चात हमें नरेशों और उच्च अधिकारियों की जीवन शैली में पश्चिमी प्रभाव अर्थात पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जहां तक सामंतों का प्रश्न है, उसने खुले रूप में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया। अतः क्रांति के पश्चात अंग्रेजों की नीति भी सामंत वर्ग को अस्तित्वहीन बनाने की रही। क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने संचार व्यवस्था को सुचारू किया, जिसमें रेलवे और सड़कों का जाल बिछाने का काम प्रारंभ किया। मध्यम वर्ग के लिए शिक्षा का प्रसार करके एक शिक्षित अंग्रेजी भक्त वर्ग खड़ा करने का प्रयास किया गया, जो कि कालांतर में उनके लिए उपयोगी हो सके। अर्थतंत्र की मजबूती के लिए वैश्य समुदाय अर्थात व्यापारी वर्ग को संरक्षण देने की नीति अपनाई और बाद में यही वैश्य समुदाय राजस्थान में और अधिक प्रभावी बन गया। कुल मिलाकर 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की इस धारणा को निराधार सिद्ध कर दिया कि मुगलों और मराठों की लूट से त्रस्त राजस्थान की जनता ब्रिटिश शासन की समर्थक है। तो हमें इन सभी तथ्यों के प्रकाश में 1857 की क्रांति और राजस्थान के बीच के संबंध को समझा है, जाना है। तो मित्रों, यहीं पर आज हमारा यह बिंदु समाप्त होता है। जतन इन होम एकेडमी वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक आभार प्रकट करती है। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को अधिकाधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जतन इन होम एकेडमी आपके सुझावों की, जवाबों की हमेशा प्रतीक्षा में रहती है। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अधिकाधिक हमसे संवाद कायम करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।